दोस्तों, बिहार पुलिस एग्जाम के लिए हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देख लीजिए। इसमें सभी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आज का जो टॉपिक है वर्णमाला एवं उच्चारण स्थान। सबसे पहले कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिए। इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखेंगे। पहला क्वेश्चन है त का उच्चारण होता है। यह क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल 22 अक्टूबर 2017 एग्जाम में पूछा गया है। साथ में आप बनाते भी चलिएगा और कितना क्वेश्चन आप सही बना पाते हैं लास्ट में कमेंट कीजिएगा। त का जो उच्चारण स्थान है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दंत से। तवर्ग का जो उच्चारण स्थान है तवर्ग यानी त थ द ध न, दंत से है। कंठ में कवर्ग का है क ख ग घ। इसके बाद तालु दिया हुआ है तो चवर्ग का उच्चारण स्थान है तालु से च छ ज झ। इसके बाद हो गया मूर्धा, तो मूर्धा का जो उच्चारण स्थान है टवर्ग ट ठ ड ढ न। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा में कुल व्यंजन है। 22 अक्टूबर 2017 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए, इस क्वेश्चन को लेकर डॉट रहता है तो सभी व्यंजन को यहाँ पर काउंट कर लेते हैं कितना है। तो व्यंजन जो शुरू है क ख ग घ से, अ आ ए ई जो है ये स्वर के अंतर्गत है, व्यंजन नहीं है। तो क से शुरू होगा तो क ख ग घ वहाँ कवर्ग में हो गया 5। वर्ग मीन्स हो जाता है समूह, तो कवर्ग में हो गया 5। इसी तरह से चवर्ग च छ ज झ यहाँ में हो गया 5। इसके बाद हो गया टवर्ग, तो ट ठ ड ढ न में 5 हो गया। इसके बाद हो जाएगा तवर्ग त थ द ध न, इसमें भी 5 हो गया। और यहाँ पर लास्ट है पवर्ग, तो पवर्ग में भी 5 हो गया। तो यहाँ पर जोड़ने पर हो गया 25। 25 हो गया टोटल, 5 दिया हुआ है 5 तो 25 हो जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पर बच गया यर लव, तो यर लव में अक्षत्र ज्ञा सर को नहीं काउंट किया जाता। अक्षत्र ज्ञा यह तीनों जो है संयुक्त व्यंजन है, दो व्यंजनों के योग से बना हुआ है। अक्षर की बात करें तो क और मूर्धन्य स के योग से बना हुआ है। इसी तरह से तरह त प्लस र के योग से बना हुआ है। त अलग एक व्यंजन है, र अलग है, दो व्यंजनों को योग से बना हुआ है। तो अक्षर तरह ज्ञा को काउंट नहीं किया जाता है। इसके बाद य से लेकर ह तक आपको काउंट करना है। तो य से लेकर ह तक आप काउंट कीजिएगा तो टोटल यहाँ पर जो हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 25 में 8 को जोड़िएगा तो कितना हो गया 33 हो गया। तो कुल व्यंजनों की संख्या जो है 33 है, 35 नहीं है। ऑप्शन में इसी तरह का आपको 35 भी देखने को मिलेगा। अगर आप 35 आंसर देते हैं गलत हो जाएगा, इसलिए 33 आंसर देना है। और स्वर की जो टोटल संख्या है 11 है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है, व्यंजन की संख्या 33 है। अब 35 कैसे होता है ये भी समझ लीजिए। टवर्ग में जो होता है ट ठ ड ढ न होता है, तो ड को इस तरह से लिखते हैं, ड हो गया, और ढ को इस तरह से लिखते हैं। लेकिन एक और ड होता है, इस तरह से भी एक ड लिखा जाता है। इसको द्विगुण व्यंजन में काउंट किया जाता है। एक और ढ होता है, यहाँ पर नीचे में बिंदु होता है। इन दोनों को जो है काउंट नहीं किया जाता, इसलिए काउंट नहीं किया जाता। अगर आप इसको भी काउंट करते हैं तो ट ठ ड ढ में ड 2 हो गया, ढ भी 2 हो गया, इस तरह से मिलकर टोटल 7 हो जाएगा। तब जोड़िएगा आप तो 35 होता है। इन दोनों को काउंट इसलिए नहीं किया जाता कि यह द्विगुण व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत इसको रखा गया है। ट ठ ड ढ में ड और ढ, इस ढ और इस ड को काउंट किया जाता है, लेकिन ये वाला को नहीं किया जाता जो बिंदु वाला है। ये जो है द्विगुण व्यंजन का उदाहरण है। द्विगुण व्यंजन इसलिए कहा जाता है, इसको र की तरह भी पढ़ते हैं और ड की तरह भी पढ़ते हैं। जैसे सड़क में आएगा तो सड़क और सड़क दोनों तरीके से इसको पढ़ा जाता है, तो इसलिए इसको काउंट नहीं किया जाता द्विगुण व्यंजन। अगर आप इसको काउंट कीजिएगा तो 35 होता है। एग्जाम में अगर पूछा जाएगा हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन है, तो 33 ही आंसर देना है, 35 नहीं देना है। चलिए अब आगे का देख लीजिए। और आप सभी बिहार पुलिस के लिए स्पेशल टेलीग्राम बनाए हैं, मिशन बिहार पुलिस। इससे जुड़ जाइए, मिशन बिहार पुलिस सक्सेस प्लैनेट लिखकर सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। इस पर आप लोगों को बिहार पुलिस से संबंधित इंपॉर्टेंट PDF मिलेगा, जो भी एग्जाम के लिए है महत्वपूर्ण, आप लोगों को PDF और वीडियो मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कंठ से निकलने वाली ध्वनि है। यह क्वेश्चन बिहार फॉरेस्ट गार्ड 16 जून 2019 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चैनल पर वीडियो पहले से उपलब्ध है, वर्णमाला एवं उच्चारण स्थान टॉपिक से रिलेटेड। उच्चारण स्थान को ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करना उस वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस किए हैं। और वर्णमाला जो टॉपिक है हिंदी का सबसे पहला टॉपिक है और बेसिक टॉपिक, ये पढ़ना जरूरी है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। उसको अच्छे तरीके से देख करके एक एक टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। वर्ण क्या है, अक्षर क्या है, शब्द क्या है, सब कुछ उसमें डिस्कस किया अच्छे तरीके। संयुक्त व्यंजन क्या है, द्विगुण व्यंजन क्या है, स्वर की संख्या टोटल कितनी है, व्यंजन की संख्या, कुल वर्ण कितना है, ये सभी डिस्कस किया, तो अच्छे से देख लीजिएगा। कंठ से निकलने वाली इसमें से जो ध्वनि है, कंठीय ध्वनि जो हो जाएगा कवर्ग हो जाएगा, क ख ग घ, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। पिछले वीडियो में आप लोगों को होमवर्क भी मिला था, वीडियो होमवर्क दिए थे, लिंक दिए थे,
और उसको देखने के लिए। तो अगर आप देखें हैं तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा बताइए आप। भाषा के बारे में बताए थे कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है ध्वनि है। ध्वनि से मिलकर अक्षर का निर्माण होता है, अक्षर से शब्द, शब्द से पद, पद से मिलकर वाक्य। वाक्य क्या हो गया, तो यहाँ पर जो पूरा लिखा हुआ है भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है, तो यह जो पूरा हो गया वाक्य हो गया। वाक्य से छोटी इकाई जो है शब्द है, शब्द जो हो गया यहाँ पर भाषा जो है पूरा यह शब्द हो गया। और इसमें जो भ है यह जो हो गया वर्ण हो गया। वर्ण जो होता है लिखित रूप होता है और ध्वनि जो होता है उच्चारित रूप होता है। यहाँ पर भ जो लिखे हैं यह जो हो गया वर्ण, लेकिन इसी भ को जो बोलेंगे उच्चारण करेंगे तो ध्वनि हो जाता है। ध्वनि या वर्ण दोनों एक ही है। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का अनुक्रम का सही अर्थ यहाँ पर जो दिया हुआ है ध्वनि, ध्वनि से मिलकर हो जाएगा अक्षर, अक्षर से मिलकर शब्द। अक्षर नहीं दिया हुआ है तो ध्वनि के बाद जो होगा शब्द होगा, शब्द के बाद पद और पद के बाद वाक्य। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है। भाषा की लघुत्तम इकाई यानी सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की जो छोटी इकाई है सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का वर्ण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मूर्धन्य महाप्राण व्यंजन का चयन कीजिए। मूर्धन्य इसमें से बताना है, तो मूर्धा से जो उच्चारण स्थान है टवर का है, टोठो डोढ़ो नो, तो सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दंतीय ध्वनि का चयन कीजिए। दंतीय ध्वनि यानी दांत से किसका उच्चारण है यह आपको बताना है। इसी तरह का भाषा देखने को मिलेगा, ये नहीं लिखा रहेगा कि दांत से किसका उच्चारण है, इसी तरह से ध्वनि दे दिया गया रहता है। तो दंतीय ध्वनि इसमें से जो है तवर्ग है, तथ दध न का उच्चारण स्थान जो है दांत से है, लेकिन ऑप्शन में जो है तवर्ग में कोई भी नहीं दिया हुआ है, तो तवर्ग के अलावा स का भी उच्चारण दांत से ही होता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा स। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। संयुक्त यानी दो से मिलकर बना हुआ है। अक्ष, त्र, ज्ञ और सर, यह चारों जो है संयुक्त व्यंजन है। एग्जाम में सीधा सा पूछ लिया जाता है कि संयुक्त व्यंजन की टोटल संख्या कितनी है, तो 4 है और अक्ष, त्र, ज्ञ, सर है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अक्ष जो मिलकर बना है क हलंत प्लस मूर्धन्य स, दंत तालव्य स नहीं होता है, इसमें मूर्धन्य स होता है। और तरह में जो होता है त हलंत प्लस र मिलकर तरह बना हुआ है। तो ये भी पूछ लिया जाता है तरह किन दो वर्णों के योग से बना हुआ है, तो त हलंत प्लस र हो जाएगा। इसी तरह से अक्षर क हलंत प्लस स से मिलकर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वर्ण है। इसके बाद भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है। ध्वनि जो होता है उच्चारित रूप होता है, जैसे यहाँ पर र लिख रहे हैं तो यह जो हो गया वर्ण हो गया, लेकिन इसी को अगर बोलते हैं उच्चारण करते हैं र, तो यह जो हो गया ध्वनि हो गया। ध्वनि होता है उच्चारित रूप और वर्ण होता है लिखित रूप। दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में रहेगा, वर्ण या ध्वनि दोनों एक ही है, लेकिन ऑप्शन में कोई एक ही दिया हुआ रहेगा, या तो वर्ण रहेगा या फिर ध्वनि। अगला क्वेश्चन है वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के संकलन को तो कहते ही हैं, लेकिन इस सही आंसर नहीं होगा। सही आंसर जो होगा डी ऑप्शन होगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह मीन्स ये हो गया कि क के बाद जो होता है ख होता है, ये नहीं कि क के बाद आप ग लिख देते हैं। ग लिख देते हैं अगर इस तरह से तो गलत हो जाएगा। क के बाद क्या होगा, ख होगा, ख के बाद ग होगा। जैसे प है तो प के बाद फ लिखना है, तो यह हो गया व्यवस्थित तरीके से एक तरह से। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कंठीय ध्वनि कौन सी। अभी कुछ बेसिक क्वेश्चन है, देख लीजिए। आगे आप लोगों को टफ लेवल का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में कम से कम पूछा जाएगा, तो एग्जाम के लिए क्लियर हो जाएगा। कंठीय ध्वनि जो है कवर्ग है, क ख ग घ हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से है। मूर्धन्य व्यंजन यानी मूर्धा से जिसका उच्चारण है, मूर्धा से जो उच्चारण है टवर्ग का है, टोठो डोढ़ो नो, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। डॉ ढ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। नासिक के व्यंजन जो होता है जो लास्ट में, जैसे च छ ज झ में यहाँ होता है लास्ट में, त थ द ध में न होता है, ये सभी जो है नासिक के व्यंजन का उदाहरण है। यहाँ पर यहाँ जो दिया हुआ है चवर्ग के अंतर्गत होता है, च छ ज झ यहाँ 5वें नंबर का। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए ई वर्ण क्या कहलाते हैं। ए ई जो वर्ण कहलाते हैं, ए ई का जो उच्चारण स्थान है कंठ प्लस तालु से है, तो इसको जो कहा जाता है कंठ तालव्य। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाहक वर्ण कौन से हैं। अयोग्यवाह जो है अनुस्वार और विसर्ग है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर अंग जो दिया है इसको अनुस्वार कहा जाता है, अह जो है यहाँ पर इसको विसर्ग कहा जाता है। और इस तरह से अगर कोई भी यहाँ पर जैसे क लिखा है, क के ऊपर इस तरह से रहेगा तो इसको अनुस्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है। अब इसको समझ लीजिए, सघोष, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उच्चारण स्थान तो बिल्कुल बेसिक सा है, इसको आपको याद करना ही है। अगर टफ लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है तो अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष और घोष से रिलेटेड पूछ दिया जाएगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा बनाने में, इसको समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में पूछा गया है अल्प प्राण, तो अल्प प्राण जो है पहला, तीसरा और पांचवा आपको याद रखना। अल्प प्राण में याद रखिएगा कि विषम होता है, और महाप्राण में जो याद रखना है सम होता है। सम यानी 2, 4, दूसरे और चौथे नंबर का जो अक्षर है महाप्राण है। और अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा मीन्स हो गया जैसे चवर्ग है, च, छ, ज, झ है इस तरह से, तो पहला स्थान पर क्या है, च है, और तीसरे स्थान पर हो गया ज, और पांचवें स्थान पर यहाँ हो गया, तो यह हो गया अल्प प्राण का उदाहरण। इसी तरह से महाप्राण में दूसरे और चौथे नंबर का, तो च, छ, ज, झ में देखिएगा कि छ जो है दूसरे नंबर पर है, झ जो है चौथे नंबर पर। जैसे यही बात करें चवर्ग में, छ है दूसरे नंबर पर, झ कितने नंबर पर है, चौथे नंबर पर। कवर्ग में बात करें तो क जो है पहले नंबर पर है, ग जो है तीसरे नंबर पर है। त, थ, द, ध में थ जो है दूसरे नंबर पर है और ध जो है चौथे नंबर पर है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, फ जो है दूसरे नंबर पर है, भ जो है चौथे नंबर पर है। तो यहाँ पर देखिएगा दूसरे, चौथा, दूसरा, चौथा, 3 ऑप्शन में सम आ गया। तो यह महाप्राण का उदाहरण हो गया। अल्प प्राण पूछा गया था, तो अल्प प्राण में याद रखना है विषम होता है, 1, 3, 5, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क और ग जो उदाहरण है अल्प प्राण का, तो यहाँ से आपको यही याद रखना है। सिंपल सा आप याद रखिए कि अल्प प्राण जो है विषम है, लिख लीजिए कॉपी में कहीं भी, अल्प प्राण विषम है, महाप्राण जो है सम है। सम यानी दूसरे और चौथे नंबर का जो अक्षर हो जाएगा महाप्राण का उदाहरण है, और विषम जो है अल्प प्राण का उदाहरण है। एक और पॉइंट यहाँ से याद रख लीजिएगा, जितने भी स्वर है, स्वर यानी अ, आ, ए, ई, यह सभी जो होता है अल्प प्राण का उदाहरण होता है। नोट करके लिख लीजिए, स्वर जो है अल्प प्राण का उदाहरण है, और विषम यानी पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण का उदाहरण है। सम जो है महाप्राण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह कौन सा व्यंजन है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, यह चारों जो है ऊष्म व्यंजन का उदाहरण है, और इसकी टोटल संख्या जो है 4 है। यह भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ऊष्म व्यंजन की टोटल संख्या कितनी है, 4 है। और इसको जो कहा जाता है संघर्षी भी कहा जाता है। तो सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, संघर्षी, और इसके जगह पर ऑप्शन में ऊष्म व्यंजन भी दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से नवीन विकसित ध्वनि कौन सी है। नवीन विकसित ध्वनि यानी पहले नहीं है, संस्कृत में नहीं था। अभी आपको यहाँ पर जितने भी हिंदी का अक्षर दिख रहा है सभी संस्कृत से ही है। हिंदी का जो विकास हुआ है संस्कृत भाषा से ही। यहाँ पर नवीन पूछा गया है, तो क और ख, यहाँ पर क मीन्स यहाँ पर एक बिंदु लगाओ, ये ध्यान रखना आपको। यह जो है नुक्ता इसको कहा जाता है, यह अरबी फारसी का शब्द है। हिंदी में जो क लिखते हैं इस तरह से सीधा सा होता है, लेकिन अरबी फारसी का जो क होता है तो यहाँ पर एक नुक्ता होता है, बिंदु होता है। यह जो है नवीन विकसित ध्वनि है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अरबी फारसी का शब्द है। एक और एग्जाम में पूछा जाता है कि औ किस भाषा का शब्द है, इस तरह से। यह जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, हिंदी का नहीं है, और संस्कृत में यह नहीं था। इसी तरह से यहाँ पर जो नुक्ता है यह अरबी फारसी का शब्द है, और औ जो है अंग्रेजी भाषा के शब्द में देखने को मिलेगा। जैसे कॉल देखिए, जितने भी अंग्रेजी का शब्द है मैक्सिमम में आपको देखने को मिलेगा। कॉल हो गया, डॉग हो गया, इस तरह के शब्द में इस तरह से औ रहता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, घोष, अघोष, इसके बाद अल्प प्राण, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, इन सभी से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसको आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। चलिए घोष के बारे में समझ लीजिए। घोष और सघोष दोनों एक ही चीज़ है। एग्जाम में या तो घोष पूछा जा सकता है या सघोष, दोनों का मतलब एक ही है। सघोष और घोष दोनों एक ही है। और दूसरा होता है अघोष। अघोष में आपको यह याद रखना है, व्यंजन वर्ग यानी कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, इसमें पहला और दूसरा अक्षर जो होता है अघोष का उदाहरण होता है। पहला, दूसरा मीन्स जैसे कवर्ग की बात करें तो क और ख हो गया अघोष। इसके बाद जो है ग, घ और वहाँ जो है यह सघोष का उदाहरण है। तो तीसरा, चौथा और पाँचवा, तीसरा, चौथा, पाँचवा जो वर्ण है सघोष हो जाएगा, पहला, दूसरा अघोष होता है। अगर यह याद है तो एग्जाम में आप क्वेश्चन बना लीजिएगा। और जितने भी स्वर है सभी सघोष होता है, स्वर भी याद रख लीजिएगा।
स्वर मीन्स हो गया अ आ ए ई, यह सभी जो है सघोष है। सघोष या घोष दोनों एक ही चीज़ है। तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो गया। अघोष में पहला दूसरा है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया घोष पूछा गया, तो घोष जो होना चाहिए तीसरे चौथे पांचवें नंबर का। तो ख कितने नंबर का है? दूसरे नंबर का है, नहीं होगा। च कितने नंबर का है? पहला नंबर का है। म कितना नंबर का है? पांचवा नंबर का है। ठ कितना नंबर का है? दूसरा। तो सही आंसर जो हो जाएगा म हो जाएगा। म पांचवें नंबर का है। तीसरा चौथा पांचवा क्या होना चाहिए? तो घोष में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होना चाहिए, तो म इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। कुछ पॉइंट इस यहाँ से नोट कर लीजिए। घोष के अंतर्गत तीसरा चौथा पांचवा होता है, अघोष के अंतर्गत पहला दूसरा, और जितने भी स्वर वर्ण हैं, स्वर वर्ण यानी अ आ ए ई, यह सभी सघोष का उदाहरण है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। स्वर की जो टोटल संख्या है 11 है। 13 आंसर नहीं देना है, 10 11 13 इस तरह से दिया हुआ रहता है। तो स्वर की जो टोटल संख्या है 11 माना जाता है। इसी तरह से व्यंजन 33, और इससे पहले क्वेश्चन भी था व्यंजन से रिलेटेड, तो उसमें काउंट करके भी आप लोगों को बताए थे कि 33 कैसे है। 52 वर्ण है टोटल। सही आंसर जो हो जाएगा 11 हो जाएगा। वर्ण जो 52 है, हिंदी का बेसिक जो वीडियो बताया आप लोगों को वर्णमाला को, उसको देख लीजिएगा, उसमें पूरे डिटेल्स में बताए हैं सब कुछ। इसके बाद है कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। कंठोष्ठ ध्वनि यानी कंठ और ओष्ठ दोनों से उच्चारण जिसका है, कंठ और होंठ दोनों से जो उच्चारण है इसमें से औ का उच्चारण है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ओ औ और औ इस तरह से लिखा जाता है। इन तीनों का जो उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ से है, कंठ और ओठ दोनों से है। अगला क्वेश्चन है प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। यह एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से पूछ दिया जाता है कि ल किस प्रकार की ध्वनि है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, ल जो उदाहरण है पार्श्विक का उदाहरण है, और उत्क्षिप्त के अंतर्गत जो होता है ड होता है। ट ठ ड ढ में जो द्विगुण व्यंजन के बारे में बताए थे, यह जो है उत्क्षिप्त का उदाहरण, यह भी पूछा जाता है। ड ढ द्विगुण व्यंजन है और उत्क्षिप्त का उदाहरण है। ल जो है पार्श्विक है। एक और चीज़ आपको याद रखना है र के बारे में, र से रिलेटेड भी पूछा जाता है। र जो है लुंठित है, याद रख लीजिएगा, र जो है लुंठित है। अगला क्वेश्चन अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। अनुनासिक व्यंजन जो होता है वर्ग का पंचम अक्षर लास्ट वाला होता है। जैसे मान लीजिए कवर्ग में यहाँ हो गया, कवर्ग में वहाँ होता है, चवर्ग में यहाँ हो गया, टवर्ग में न हो गया इस तरह से, और तवर्ग में यह न हो गया, और प फ ब भ म पवर्ग में म हो गया। तो पांचवा अक्षर जो होता है यह सभी अनुनासिक का उदाहरण है, वर्ग के पंचम अक्षर। अगला क्वेश्चन अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का जो संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसका उच्चारण जो होता है नाक और मुंह दोनों से। अगला क्वेश्चन है यर लव किस वर्ग के व्यंजन है। यह भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यर लव जो है अंतःस्थ का उदाहरण है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसको अंतःस्थ कहा जाता है व्यंजन। उसमें व्यंजन में तीनों स हो गया, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। उष्म व्यंजन की टोटल संख्या जो है 4 है, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। अंतःस्थ जो है यर लव है, उष्म हो गया। और संयुक्त व्यंजन की जो टोटल संख्या है 4 है, अक्षत र ज्ञ और सर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। इसमें से जो संयुक्त व्यंजन नहीं है, मूर्धन्य स यह नहीं है, अक्षत र ज्ञ और सर तीनों जो चारों जो है संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अयोग्यवाह है। अयोग्यवाह का जो उदाहरण है विसर्ग है और अनुस्वार है, तो विसर्ग हो जाएगा। विसर्ग इस तरह से होता है। अगला क्वेश्चन है छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छ जो है चवर्ग के अंतर्गत है, च छ ज झ इस तरह से। तो चवर्ग का जो उच्चारण स्थान है तालु से है। सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन तालु। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। इसमें से जो स्वर नहीं है ए ई और अ आ में के अंतर्गत स्वर है, तो न नहीं है। न जो है तवर्ग के अंतर्गत, यह व्यंजन का उदाहरण है। त थ द ध न जो है अनुनासिक भी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन टवर्ग नहीं है। टवर्ग यानी ट ठ ड ढ न के अंतर्गत होना चाहिए। इसमें से घ नहीं होगा, घ जो है कवर्ग के अंतर्गत है, घ जो हो जाएगा टवर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या है। हिंदी में मूलतः टोटल वर्णों की जो संख्या है 52 है, स्वर की संख्या 11 है, व्यंजन की संख्या 33 है। अगला क्वेश्चन है ख ग ज और फ ध्वनियाँ किसकी है।
यहाँ पर बिंदु लगा हुआ है, इसको नुक्ता कहा जाता है। नीचे में जो बिंदु रहता है उसको नुक्ता कहते हैं। यह जो अरबी फारसी का शब्द है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, संस्कृत का नहीं है। अगर इस तरह से सिंपल सा ख लिखेंगे तो यह संस्कृत का शब्द है, लेकिन नीचे में अगर नुक्ता दे देते हैं बिंदु तो अरबी फारसी का हो जाएगा। और अंग्रेजी का जो शब्द है औ है, ये वाला औ। अगला क्वेश्चन है, अक्षर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? अक्षर ध्वनि जो है संयुक्त वर्ण है। अक्षर यह भी याद रख लीजिएगा, अक्षर जो मिलकर बना है क हलंत प्लस मूर्धन्य स से मिलकर बना हुआ, तालब भी स से मिलकर नहीं बना हुआ। एग्जाम में पूछा जाता है अक्षर किनके योग से बना हुआ है, तो क हलंत होगा। क पूरा नहीं लिखना है, क हलंत यानी आधा ही क लिखना है इसमें। क हलंत प्लस स संयुक्त वर्ण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में अक्षर का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? अक्षर जो मिलकर बना है क हलंत हो जाएगा प्लस मूर्धन्य स। अगर आपको डिक्शनरी, हिंदी डिक्शनरी में ढूंढना है सब, तो क के बाद आपको ढूंढना पड़ेगा। सही आंसर जो हो जाएगा क। अक्षर ज्ञासर के लिए डिक्शनरी में कोई अलग से नहीं बनाया गया, क के बाद आपको ढूंढना पड़ेगा, क में ही। अगला क्वेश्चन है, ज्ञा वर्ण किस वर्ण के संयोग से बना हुआ है? तो ज्ञा जो बना हुआ है ज प्लस यहाँ नहीं होगा, हलंत लगा हुआ रहता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ज हलंत प्लस यहाँ से मिलकर बना हुआ है। इसी तरह से अक्षा में भी होता है हलंत, तर में भी त हलंत प्लस र होता है। अगला क्वेश्चन, अघोष वर्ण कौन सा है? इससे पहले भी क्वेश्चन आया था घोष अघोष से रिलेटेड। अघोष जो होता है पहला और दूसरे नंबर का होता है। तो देख लीजिए आप, यहाँ पर अ दे दिया हुआ है, तो जितने भी स्वर है यानी अ आ ए यह सभी सघोष का उदाहरण है। तो अ नहीं होगा, इसके बाद ज दिया हुआ है तो च छ ज, ज जो है तीसरे नंबर का है, तो यह भी नहीं होगा अघोष का उदाहरण। इसके बाद स दिया हुआ है, स जो है स तीन है, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स। तीनों स जो है तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, तीनों स जो है अघोष का उदाहरण। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ह जो है घोष का उदाहरण है। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन ह से रिलेटेड। ह कौन सा है? तो सघोष है यानी घोष है। और तीनों स तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स अघोष का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ जो है क वर्ग के अंतर्गत है। क वर्ग का उच्चारण स्थान जो है क ख ग घ, क ख ग घ में है, क से कंठ है तो क हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा कंठ। अगला क्वेश्चन, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन यानी दो व्यंजनों के योग से बना हुआ है, तो सही आंसर जो हो जाएगा ज्ञा हो जाएगा। ज्ञा जो बना हुआ है ज हलंत प्लस यहाँ से मिलकर च छ ज झ का ही दोनों है। तो यहाँ पर दो व्यंजन, एक ज हो गया और एक यहाँ व्यंजन अलग से है, तो दो व्यंजनों के योग से बना हुआ है तो ज्ञा हो जाएगा। बाकी ढ ड और यह सभी जो है व्यंजन ही है। अगला क्वेश्चन, अक्षर किन वर्णों के संयोग से बना हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप कमेंट करके बताइए। इससे पहले भी कई बार आप लोगों को बताए हैं। तो अक्षर जो मिलकर बना हुआ है क प्लस मूर्धन्य स से, तालव्य स से नहीं मिलकर बना हुआ, यही ध्यान रखना है आपको। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो क हलंत प्लस स होता है, ये भी याद रखना, यहाँ पर हलंत लगा हुआ रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें जो कहा जाता है अकारांत शब्द। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर का उदाहरण आपको बताना है। आ और उ जो है इसमें से पश्च स्वर का उदाहरण है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा अ जो है मध्य स्वर का उदाहरण है, यह भी याद रखना है, अ मध्य स्वर है। और ई जो है छोटा ई और बड़ा ई अग्र स्वर का उदाहरण है, यह भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। अग्र स्वर यह जिह्वा से रिलेटेड है, हवा टकराती है उससे रिलेटेड। तो अ छोटा ई और बड़ा ई जो है अग्र स्वर का उदाहरण, अ जो है मध्य स्वर है, आ और उ जो है पश्च स्वर का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, भाषा की व्याकरणिक योग्यता प्राप्त इकाई कौन सी है? भाषा का जो सार्थक इकाई है वाक्य है, तो इस कारण से व्याकरणिक योग्यता यहाँ पर पूछा गया है, तो वाक्य ही सही आंसर होगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा वाक्य। अगला क्वेश्चन है, महाप्राण ध्वनिया व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? यहाँ पर महाप्राण की परिभाषा से रिलेटेड पूछा गया है। तो इससे पहले भी आप लोगों को बताए हैं, महाप्राण जो है सम है, सम यानी 2 4 हो गया, और अल्प प्राण जो है विषम है, पहला तीसरा पांचवा। अगर आप ऐसे याद रखिएगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। महाप्राण सम यानी दूसरे और चौथे नंबर का, तो सही आंसर जो हो जाएगा दूसरा और चौथा जो वर्ग में यानी कवर्ग में, कवर्ग की बात करें तो दूसरे नंबर पर क्या है, ख है, और चौथे नंबर पर क्या हो गया, घ हो गया। यह दोनों जो है महाप्राण का उदाहरण है।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन से है। अच्छा सा क्वेश्चन, इसको आप बनाइए, सही आंसर क्या होगा। अल्पप्राण क्या होता है कि पहला, तीसरा और पांचवें नंबर का होता है। एक और पॉइंट बताए थे इससे पहले आप लोगों को, जितने भी स्वर है यानी अ आ ए ई, यह सभी अल्पप्राण के अंतर्गत ही है, महाप्राण के अंतर्गत नहीं है। महाप्राण के अंतर्गत दूसरे पांचवें नंबर का व्यंजन में ही होता है, लेकिन स्वर में सभी स्वर जो है अल्पप्राण का उदाहरण है। तो अ आ हो जाएगा। इसके अलावा देख लेते और ऑप्शन पहले तीसरे नंबर का, तो कवर्ग में क और यह गज भी तीसरे नंबर का है, क ख ग तीसरे नंबर का है, तो यह भी आंसर सही है। ए और बी दोनों इसका सही है, सी और डी गलत है, दूसरे चौथे का है, दूसरे चौथे का है। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए। हवा फेफड़ा से निकलने के बाद सबसे पहले जो टकराएगा कंठ से, कंठ के बाद तालु होता है, तालु के बाद मूर्धा, और मूर्धा के बाद जो होगा मसूड़ा, मसूड़ा का ही नाम है यहाँ पर वत्सर्य दिया हुआ। इसके बाद दांत हो जाएगा, और सबसे बाहरी पार्ट जो है होंठ है यानी ओष्ठ है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, कंठ है, कंठ के बाद हो जाएगा तालु, तालु के बाद होता है मूर्धा, तो नहीं दिया हुआ ऑप्शन में। इसके बाद जो होगा वत्सर्य, यह जो है मसूढ़ा का नाम है, और इसी के अंतर्गत दांत है, दांत इसी में लगा हुआ रहता है, तो दांत इसके बाद हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा ओष्ठ। सही आंसर है। सबसे लास्ट में जो होता है ओष्ठ होता है, और सबसे शुरू में होता है कंठ। तो यहाँ से आप लोगों को बताए थे वर्णमाला टॉपिक में कि कवर्ग से शुरू करना है, कंठ में हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा होता है तालु, तो तालु हो जाएगा चवर्ग, इसके बाद होता है मूर्धा, तो मूर्धा में जो हो जाएगा टवर्ग हो जाएगा, और इसके बाद दंत के अंतर्गत तवर हो जाएगा तवर्ग, और ओष्ठ के अंतर्गत पवर्ग हो जाएगा। यहाँ पर बच गया एक टवर्ग, तो टवर्ग के अंतर्गत जो होता है मूर्धा हो जाता है। इस तरह से उच्चारण स्थान याद रखिएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। और किसी का पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए घ का पूछा जाता है, तो घ ढूंढना है कहाँ पर है, कवर्ग के अंतर्गत है, कवर्ग जो है कंठ से है, तो सही आंसर हो जाएगा कंठ। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर आपको और समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन है प व्यंजन का उच्चारण स्थान, और कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, 2014 एग्जाम में पूछा गया था। उच्चारण स्थान से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। और अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, घोष के बारे में भी बताए हैं, उन सभी को भी क्लियर कर लीजिएगा। र क्या है, ल क्या है, यह सभी भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो प व्यंजन जो है इसमें से पवर्ग जो होता है ओष्ठ के अंतर्गत, सही आंसर जो हो जाएगा ओष्ठ इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन अ है, 9 दिसंबर 2012 एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार पुलिस कांस्टेबल में ही पूछा गया है। अ जो है एक स्वर है, सही आंसर हो जाएगा स्वर। अगला क्वेश्चन है वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपका आंसर सही होता है या गलत। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वाक्य नहीं होगा, वर्णों का पूछा गया। वर्णों का जो सार्थक समूह हो जाएगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग शब्द होगा। वैसे वर्ण से मिलकर अक्षर का निर्माण होता है, लेकिन अक्षर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, अक्षर से मिलकर शब्द का निर्माण होता है। अक्षर ऑप्शन में नहीं है, इस कारण से शब्द हो जाएगा। वर्णों का सार्थक समूह जो है शब्द है, वाक्य नहीं होगा। शब्द से मिलकर वाक्य का निर्माण होता है, और भाषा की सार्थक इकाई है वाक्य। अगला क्वेश्चन है किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। हलंत का जो प्रयोग किया जाता है वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए, जैसे यहाँ पर एक क है, व्यंजन है, तो व्यंजन जो है स्वर के सहायता से ही बोला जाता है। क यहाँ पर व्यंजन वर्ण है, अगर इसमें अ का प्रयोग नहीं करना है तो इस तरह से हलंत लगाना पड़ेगा। तो हलंत मीन्स हो जाता है यहाँ पर वर्ण, यहाँ पर जो है स्वर वर्ण नहीं है, तो वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। आप लोग 50 में से कितना क्वेश्चन सही बनाए हैं कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए, और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर आप लोगों को PDF मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होता है ये समझ लीजिए। दो व्यंजन अगर आपस में एक साथ जुड़ता है तो उसी को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन होता है तो संयुक्त व्यंजन में दो अलग अलग व्यंजन, जैसे अक्षत रह, ज्ञास रह हो गया, 4 संयुक्त व्यंजन है। लेकिन द्वित्व व्यंजन में सेम दोनों वर्ण जुड़कर, जैसे यहाँ पर देखिएगा दिल्ली में ल ही यहाँ पर जुड़ा हुआ, ल संयुक्त है। जैसे एक बच्चा शब्द है यहाँ पर,
तो बच्चा में जो देखिएगा आप च ही यहाँ पर 2 बार जुड़ा हुआ है, च संयुक्त है यहाँ पर, इसको द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। जब 2 वर्ण आपस में सेम ही वर्ण जुड़ता है तो उसको द्वित्व कहा जाता है। सही आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन, दिल्ली इस क्वेश्चन का। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आप लोगों को इसी तरह टॉपिक बाय टॉपिक थ्योरी भी कवर करवाएंगे और उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जैसे आज वर्णमाला उच्चारण स्थान कंप्लीट हो गया है, इसके बाद आगे का टॉपिक भी आप लोगों को क्लियर करवाएंगे।